ठीक है, या whenever a body placed in an inclined plane in the condition of limiting equilibrium, then angle of inclination will be equal to angle of repose। ठीक है, इसको आप समझ लो क्या मतलब हुआ है इसका। ठीक है, किसी को समझ में तो नहीं आ गया, ये बताओ। चलो देखो इसको, अब आप ये देखो, आपको एक ये प्लेन दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, और इस पर हमने ये बॉडी रख दी, ये रखी हमने बॉडी। ये बॉडी अभी गिर रही है कि नहीं गिर रही? ये अपनी जगह पे रखी हुई है ना। अब हमने क्या किया, इसका इंक्लिनेशन धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। देखो इसको झुकाते जा रहे हैं। क्या ये बॉडी गिरना शुरू हो गई? अभी भी नहीं गिरी। अब भी नहीं गिरी। आप इसको झुकाते जाओगे कि ऐसी कंडीशन आएगी, देखो ये चलने को तैयार हो गई, जस्ट थोड़ा सा और एंगल बढ़ा देंगे तो ये गिर जाएगी। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो जब भी कोई बॉडी किसी इंक्लाइंड प्लेन पर रखी हो और जस्ट चलने को तैयार हो, तो ये कंडीशन कहलाती है लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर एंगल आप थोड़ा सा भी बढ़ा देंगे तो ये बॉडी नीचे गिर जाएगी। तो जो भी इसका इंक्लिनेशन होगा, यही एंगल कहलाता है एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो जब भी किसी बॉडी को किसी इंक्लाइंड प्लेन पर रखते हैं, किस कंडीशन में? इन द कंडीशन ऑफ लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या कहलाती है? कि ये बॉडी जस्ट चलने को तैयार हो गई। ठीक है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये बॉडी जस्ट चलने को तैयार है। अगर आप एंगल को थोड़ा सा भी बढ़ा दोगे तो ये बॉडी यहां से गिर जाएगी। ठीक है, तो ये कहलाता है एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, अब आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखो क्या होगा। देखो इसका वेट कहां लगेगा? परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, कितना होगा? mg। सरफेस के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगेगा, रिएक्शन फोर्स r। ठीक है, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। यहां तक बात क्लियर है? अब इस mg के दो कंपोनेंट करते हैं। ये वाला कंपोनेंट होगा mg cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट होगा mg sin थीटा। ठीक है, इसकी टेंडेंसी नीचे गिरने की है, तो फ्रिक्शन कहाँ पर लगेगा? ठीक है, एक बात समझना, फ्रिक्शन की अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। फ्रिक्शन की खुद की कोई डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? जहां भी इसका रिलेटिव मोशन हो रहा होगा उसके अपोजिट। तो ये हो गया फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन को आप ऐसा कह सकते हो, आप लोगों के कुछ ऐसे फ्रेंड हो सकते हैं आपकी नज़र में कि उनके खुद के कोई विचार नहीं, आपने जो कुछ भी बोला उनको उसका केवल अपोज करना है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऐसे आप लोग कुछ लोगों को जानते होंगे कि आप कुछ भी बोलेंगे उसका उनको अपोजिट बोलना है, अच्छा गलत सही गलत, या खुद के उनके कोई विचार नहीं होते हैं। बिल्कुल ऐसी फ्रिक्शन है, जहां भी बॉडी को लेके जाओगे, अगर बॉडी नीचे जा रही होगी तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, और अगर आप बॉडी को ऊपर ले जाने लगोगे तो फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन बदल देगा नीचे की ओर। ठीक है ना, तो अभी इसकी टेंडेंसी कहां पर जाने की है? नीचे जाने की, तो फ्रिक्शन इसका अपोज करेगा। ठीक है, बैलेंस कंडीशन में ये बॉडी कैसे रखी है? लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? ये बॉडी अपनी जगह से अभी नहीं हिल रही है। ठीक है ना, अपनी जगह पर स्टेशनरी है। तो आप ये देखो, टोटल अपवर्ड फोर्स क्या होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में? R इक्वल टू होगा mg cos थीटा और mg sin थीटा किसके इक्वल होगा? F। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स F इक्वल टू हो जाएगा mg sin थीटा। ठीक है, इन दोनों को आप डिवाइड कर दो तो क्या आएगा? F अपॉन R
इक्वल टू एम जी साइन थीटा ओवर एम जी कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? टेन थीटा, यहाँ पर थीटा क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू एफ ओवर आर। और इसके पहले हम लोग देख चुके हैं म्यू इक्वल टू क्या आता था? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू इक्वल टू ही आता था एफ अपॉन आर। ठीक है ना? तो एफ अपॉन आर की वैल्यू आप यहाँ पे क्या पुट कर दो? म्यू। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू। ठीक है, तो टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज विल बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू म्यू की इक्वल होगी। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर है बेटा इतना? ठीक है, इसमें एक टर्म और डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसको भी आप समझ लो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? देखो, एक कोई सरफेस है, इस सरफेस पर कोई बॉडी रखी है, इसका मास है m। ठीक है, m मास की एक बॉडी रखी है, इसको आप एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इस तरफ खींचना चाहते हो। ठीक है, तो इसमें फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? अगर ये रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा? इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इसका वेट कहाँ पर होगा? नीचे। रिएक्शन फोर्स कहाँ पर होगा? आर ऊपर। एफ और आर का रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट ऑफ एफ एंड आर। देखो, एफ से चलते हैं आर के पैरेलल, आर से चलते हैं एफ के पैरेलल। ठीक है, ये फोर्स कहलाएगा रिजल्टेंट फोर्स। किस किस का रिजल्टेंट? रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अब आप ये देखो, रिजल्टेंट फोर्स और रिएक्शन फोर्स के बीच में जो भी एंगल होगा, ठीक है, यहाँ पर जो भी एंगल बनेगा इसको नाम दे दिया लैम्डा। ठीक है, तो ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। डिफाइन कैसे कर सकते हो? एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स मेक्स एन एंगल विद रिएक्शन फोर्स इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स का रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स के साथ जो एंगल बनाता है, ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अब आप यहां से देखो, इस वाले ट्राइंगल से इस ट्राइंगल से टेन थीटा की वैल्यू, टेन लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? टेन लैम्डा इक्वल टू परपेंडिकुलर ये है, ये किसके इक्वल होगा? फ्रिक्शन फोर्स के, एफ अपॉन आर। ठीक है, टेन लैम्डा इक्वल टू भी होगा एफ अपॉन आर, और एफ अपॉन आर की वैल्यू क्या होती है? म्यू। ठीक है, तो टेन लैम्डा की वैल्यू भी म्यू की इक्वल होगी। तो आप कह सकते हो टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, इसके बाद देखो, टेन थीटा इक्वल टू म्यू, टेन लैम्डा इक्वल टू म्यू। ठीक है, इसका क्या मतलब है? थीटा इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, और इन दोनों के टेंजेंट किसके इक्वल होगा? म्यू। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ 2 किलोग्राम ब्लॉक। ठीक है, इस 2 किलोग्राम ब्लॉक का एक्सीलरेशन आपको फाइंड करना है, कितना होगा? देखो, इस पर नीचे की ओर कौन सा फोर्स लगेगा? ऑलवेज एम जी साइन थीटा। एम जी साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? एम की वैल्यू है 2, जी की वैल्यू है 10, साइन थीटा हो जाएगा साइन 37 डिग्री। इसकी वैल्यू सबको मालूम होगी 3/5।
ठीक है, इससे कितना आ जाएगा 12, ठीक है ना, ये वैल्यू आ जाएगी 12। इसकी टेंडेंसी नीचे आने की होगी, फ्रिक्शन इसका अपोज करेगा, F लगेगा ऊपर, ठीक है। F का फार्मूला क्या होता है, F इक्वल टू म्यू आर, ठीक है। अब आपको मालूम है mg वेट लगेगा इसका नीचे, इसका एक कंपोनेंट ये कहलाएगा mg cos थीटा, ठीक है, ये mg sin थीटा हो गया था। रिएक्शन फोर्स होगा R, R किसके इक्वल होगा, mg cos थीटा के। F की वैल्यू देखो, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.2, ठीक है। R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू होगी mg cos थीटा 2 इंटू 10, कॉस थीटा आ जाएगा 4/5, ठीक है, यह आ गया 2। F की वैल्यू आ जाएगी 3.2, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब ये नीचे आ रहा है 12 न्यूटन के फोर्स से, ठीक है, फ्रिक्शन है 3.2, इक्वेशन क्या बनेगी 12 माइनस 3.2 इक्वल टू कितना आएगा ma, ठीक है, m की वैल्यू है 2 इंटू a, ये कितना हो जाएगा 8.8 इक्वल टू 2a, a की वैल्यू आ जाएगी 4.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ p सो दैट ब्लॉक डज नॉट मूव, ठीक है। ब्लॉक का मास दिया है 10 किलोग्राम, एक फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन, यहाँ पर सरफेस, दोनों कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में म्यू की वैल्यू गिवन है 0.6, ठीक है, इसको सॉल्व करो। देखो यहाँ पे नीचे वाला फोर्स लगेगा mg sin थीटा 10 इंटू 10 इंटू 1/√2, यह आ जाएगा 100/√2, ठीक है। √2 से √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 50√2, बात समझ में आ रही है। नीचे वाला फोर्स है 50√2, साथ में यहाँ पे 3 है, ठीक है ना, और फ्रिक्शन की वैल्यू आ रही है F इक्वल टू म्यू आर से, म्यू की वैल्यू मालूम है, आर की वैल्यू mg cos थीटा, इससे आ रहा है 30√2, ठीक है ना। तो हमें ये एक बात क्लियर हो रही है कि नीचे वाला फोर्स बड़ा है, मतलब इसकी टेंडेंसी नीचे जाने की होगी, ठीक है ना। अब फ्रिक्शन क्या करता है, जहां भी टेंडेंसी उसका अपोज करेगा, अगर ब्लॉक नीचे आ रहा होगा तो नीचे आने का अपोज करेगा, ऊपर जा रहा होगा तो ऊपर जाने का अपोज करेगा। तो इसकी टेंडेंसी कैसी है, नीचे वाला फोर्स बड़ा है तो नीचे आ रहेगी, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन कहाँ लगने लगेगा, अपने आप ऊपर की ओर, ठीक है। अब बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, टोटल डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स। टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितने हैं 3 प्लस 50√2 इक्वल टू P प्लस F, ठीक है। F की वैल्यू क्या आई है 30√2, यह जाएगा 3 प्लस 50√2 इक्वल टू P प्लस 20√2, इससे इसको माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 3 प्लस 30√2 इक्वल टू P, ठीक है, बात समझ में आ रही, सॉरी, इसकी वैल्यू है 30√2, इसकी वैल्यू है 30√2, इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20√2, ठीक है। 3 प्लस 20√2 ये P की वैल्यू होगी। सॉल्व करने पर नियर अबाउट 32, P की वैल्यू नियरली 32 न्यूटन, ठीक है। क्वेश्चन IIT JEE 2019। देखो क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक। अब आप इसका सबसे पहले बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम, इसमें तो कोई फ्रिक्शन होगा नहीं, ठीक है। 100 न्यूटन इसका वेट होगा, नीचे लगेगा, रस्सी में आएगा टेंशन, ठीक है। इसका नीचे की ओर कितना वेट होगा 5g sin थीटा, 5g की वैल्यू हो गई 10, sin थीटा की वैल्यू क्या होगी sin 37 डिग्री, यानी 3/5
ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू आएगा 30 न्यूटन। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। देखो अब अगर फ्रिक्शन नहीं होता, ये फोर्स है 30 और ये है 100, तो ये बॉडी कहाँ जाती? इसकी टेंडेंसी होगी नीचे जाने की, ये जाएगा नीचे और ये वाली बॉडी कहाँ जाती? ऊपर। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही ये बताओ। अब इस सरफेस पर फ्रिक्शन भी है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा? इसके ऊपर जाने का अपोज करेगा। ठीक है, फ्रिक्शन की खुद की कोई डायरेक्शन नहीं, ये रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। ये मत समझना कि फ्रिक्शन हमेशा ऊपर लगेगा या नीचे लगेगा, इसकी खुद की कोई डायरेक्शन नहीं, एक दल बदलू नेता की तरह। ठीक है, खुद के कोई विचार नहीं, जहां फायदा देखेगा वहां चले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे फ्रिक्शन का है। ठीक है ना, ये तो अब इनका काम है केवल अपोज करना रिलेटिव मोशन का, तो इसका मोशन ऊपर की ओर होगा, तो फ्रिक्शन कहाँ लगना शुरू कर देगा? इसके अपोजिट। ठीक है ना, फ्रिक्शन इसके अपोजिट लगना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। ये हो गया फ्रिक्शन। ठीक है ना, एफ की वैल्यू क्या होगी? फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? एफ इक्वल टू होगा म्यू आर। म्यू की वैल्यू क्या गिवन है? 0.2। आर की वैल्यू होगी एम जी कॉस थीटा, कॉस 37 डिग्री। ठीक है ना, 0.2। एम की वैल्यू है 5, जी की वैल्यू है 10, कॉस 37। कॉस 37 की वैल्यू होगी 4/5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, 5 से 5 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 8। बात समझ में आ रही? ठीक है, अब आप यहाँ पे इक्वेशन लगाओ, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? 100 माइनस टी इक्वल टू 10a, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इतना ठीक है। और सेकंड वाले की इक्वेशन इसके लिए क्या होगा? इसके लिए t माइनस, ठीक है, ये है 30 और f की वैल्यू कितनी आ गई? 8। 30 प्लस 8 हो जाएगा 38, इक्वल टू क्या आएगा? 10a। ठीक है, t की वैल्यू आ जाएगी 38 प्लस 10a, ये वाली वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दो और a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, तो 100 माइनस 38 प्लस 10a इक्वल टू 10a, ये कितना आ जाएगा? 62, इक्वल टू माइनस 10a इस तरफ जाकर हो जाएगा प्लस 10a, 10 प्लस 10 20a। ठीक है, इससे a की वैल्यू क्या आएगी? 62 ओवर 20 या 31 ओवर 10 इक्वल टू 3.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया एक्सीलरेशन, और इससे आप टेंशन भी फाइंड कर सकते हो। ए ब्लॉक केप्ट on rough inclined plane as shown in figure remain at rest up to maximum force 2 Newton down the inclined plane. The maximum external force of the inclined plane that does not move the block is 10 Newton. Find coefficient of static friction. देखो एक ब्लॉक यहाँ पे रखा है, ठीक है, नीचे की ओर लगने वाला फोर्स है 2 न्यूटन, मैक्सिमम 2 न्यूटन फोर्स है, और ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स है 10 न्यूटन। ठीक है, इसका मतलब समझना कि अगर हम 2 न्यूटन का फोर्स नीचे की ओर लगाते हैं अधिक से अधिक, ठीक है, तो ये ब्लॉक नीचे नहीं मूव करता, और अगर हम ऊपर की ओर धक्का लगाएं तो अधिक से अधिक 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तब भी ये मूव नहीं करेगा। ठीक है, ये जो ब्लॉक है ये इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ है, इसका इंक्लिनेशन है 30 डिग्री। ठीक है, अगर आप कोई फोर्स नहीं लगा रहे तब भी ये रखा हुआ है, लेकिन अगर आप नीचे की ओर फोर्स लगा रहे तो अधिक से अधिक 2 न्यूटन का फोर्स लगा सकते हो। 2 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाओगे तो फिर ये नीचे की ओर चला जाएगा। ठीक है, और अगर आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं ऊपर की ओर, ठीक है, अगर आप ऊपर की ओर फोर्स लगा रहे हो
तो अधिक से अधिक 10 न्यूटन का फोर्स लगा सकते हो। 10 से या ना लगाओगे तो ये ऊपर चला जाएगा, 10 न्यूटन तक ये कहीं नहीं जाएगा अगर आप ऊपर लगा रहे और नीचे कितना लगा रहे 2 न्यूटन। ठीक है ना, बात समझ में आ रही। इसमें एक साथ दो बने हुए हैं तो कंफ्यूज मत होना, दोनों को अलग अलग करके आपको लगाना है। एक बार आप 2 न्यूटन लगाओ, एक बार आप 10 न्यूटन लगाओ। ठीक है ना, और उसके बाद आपको कंडीशन चेक करनी है, निकालना है म्यू की वैल्यू। ठीक है ना, म्यू की वैल्यू क्या होगी आपको लेते हैं एम। ठीक है ना, नीचे की ओर फोर्स कितना लगेगा, एक तो होगा एम जी साइन थीटा। अगर आप नीचे फोर्स लगाते हैं मैक्सिमम फोर्स 2 न्यूटन, तो ये गिरता नहीं है नीचे, इसका मतलब क्या है, इसको फ्रिक्शन ऊपर पकड़ के रखा होगा। ठीक है ना, फ्रिक्शन की वजह से ये नीचे नहीं गिर रहा होगा, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब आप ये देखो बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, एम जी साइन थीटा प्लस 2 इक्वल टू एफ। एफ की वैल्यू क्या होती है सबको मालूम है, एफ की वैल्यू होती है म्यू आर। ठीक है, एम जी साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, प्लस 2 इक्वल टू म्यू, म्यू हमें फाइंड करना है। आर की वैल्यू होगी एम जी कॉस थीटा, कॉस 30 की वैल्यू √3/2। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये हो जाएगा एम जी बाई 2 प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू आ जाएगा म्यू एम जी √3/2, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है। अब आप देखो सेकंड केस, सेकंड केस पे हम क्या कर रहे हैं, इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं ऊपर की ओर। अब ये 2 न्यूटन का फोर्स नहीं है। ठीक है ना, पहले आपने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया था, बॉडी कहीं मूव नहीं कर रही थी। अब आप ऊपर की ओर फोर्स लगाने लगे 10 न्यूटन का, तब भी बॉडी कहीं मूव नहीं कर रही। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, देखो इसका वेट लग रहा होगा नीचे, कितना है एम जी साइन थीटा। ठीक है ना, वेट का कंपोनेंट एम जी साइन थीटा लगेगा नीचे, और आप ऊपर की ओर धक्का दे रहे हैं तो फ्रिक्शन अपनी तुरंत डायरेक्शन को चेंज कर लेगा, और फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में आ जाएगा, इसी डायरेक्शन में। ठीक है ना, आप धक्का लगा रहे ऊपर तो फ्रिक्शन लगेगा नीचे, यहाँ पे लगा दें एफ, ये हो गया एफ। एफ एम जी साइन थीटा के साथ आ जाएगा। हमने आपको बताया था फ्रिक्शन की खुद की कोई डायरेक्शन नहीं। ठीक है ना, ये तुरंत अपने आप को चेंज कर लेता है। जहां भी आप फोर्स लगाओगे, अगर नीचे जाने की टेंडेंसी होगी तो फ्रिक्शन लगेगा ऊपर, और ऊपर जाने की टेंडेंसी होगी तो फ्रिक्शन लगेगा नीचे। ठीक है ना, चलो अब आप ये देखो इस कंडीशन को बैलेंस कैसे करोगे। इस कंडीशन में क्या होगा, एम जी साइन 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू 30 दी है, प्लस एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा 10। ठीक है ना, ये हो जाएगा एम जी बाई 2 प्लस एफ, एफ की वैल्यू म्यू, आर की वैल्यू क्या होगी एम जी कॉस थीटा, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू 10। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एक इक्वेशन से या दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। इक्वेशन 2 दोनों को सॉल्व करके म्यू की वैल्यू फाइंड कर। ठीक है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर रहे हैं, तो एम जी बाई 2 से एम जी बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, म्यू एम जी √3/2। ठीक है, ये लिखा, माइनस एम जी कैंसिल हो गया, -2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 माइनस म्यू एम जी √3/2। ठीक है, बात समझ में आ रही। इससे यहाँ पे ले आओ, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एलसीएम आ जाएगी 2 का मल्टीप्लाई, तो म्यू एम जी √3। ठीक है, म्यू एम जी की वैल्यू कितनी आ गई 12/√3। इस इक्वेशन में यूज कर लें,
mg/2 प्लस 2 इक्वल टू म्यू mg की वैल्यू कितनी है 12/√3, ठीक है, इंटू √3/2। इससे ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 6 माइनस 2 आ जाएगा 4 इंटू 2 mg की वैल्यू आ जाएगी 8। ये वैल्यू आप यहाँ पर रख दो, म्यू इंटू 8 इक्वल टू 12/√3, ठीक है। 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 3/√3, ये बचेगा √3। म्यू की वैल्यू हो जाएगी √3/2, ठीक है। आंसर हो जाएगा √3/2।